मॉडर्न असेसमेंट से। तो सवाल था कि मॉडर्न असेसमेंट्स के बारे अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न असेसमेंट टेक्निक्स कौन सी हैं और आप उनको क्लासरूम में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जवाब मैंने ये दिया है कि मॉडर्न असेसमेंट जो है उसमें सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो आता है, सेकंड नंबर पे आपका जो है वो अथेंटिक असेसमेंट आती है, और थर्ड नंबर पे आपकी कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है। अब जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है ये दो तरह की होती है, एक होती है कंप्यूटर असिस्टेड और एक होती है कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर असिस्टेड से मुराद ये है कि आप अपनी असेसमेंट का कुछ वर्क जो है वो कंप्यूटर की मदद से ले रहे हैं, ठीक है। मसलन आप पेपर बना रहे हैं कंप्यूटर की मदद से, कंडक्ट आप फिज़िकल करेंगे, मार्किंग आप खुद करेंगे, स्कोरिंग आप जो है मैनुअली करेंगे, ठीक है। उसकी लिस्ट भी मैनुअली तैयार करते हैं या आप उसकी लिस्ट जो है वो कंप्यूटर पे तैयार कर लेते हैं। दूसरी है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट, जिसमें सारे का सारा प्रोसेस आप स्टार्ट टू एंड जो है वो किसकी मदद से करेंगे, कंप्यूटर की मदद से। टेस्ट उधर ही बनेगा आपका, असेसमेंट ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी, उसकी मार्किंग कंप्यूटर करेगा, फाइनल रिजल्ट्स, ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ वो सब सारे का सारा काम कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। तो ये होती है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी, उसके बाद मैंने बात की है आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट की। ड्रैग एंड ड्रॉप की बात हुई है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन के बारे में वैसे जी जी सर कंप्यूटर बेस्ड और कंप्यूटर असिस्टेड का जो डिफरेंस है एक बार को दोबारा बता दें। कंप्यूटर असिस्टेड का मतलब ये है कि कंप्यूटर असिस्टेंट्स हेल्प ले रहे हैं आप सिर्फ कंप्यूटर से, ठीक है। और बेस का मतलब टोटली आप जो है वो रिलाई कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो जब आप अपनी असेसमेंट का कुछ पोर्शन कंप्यूटर की मदद से कर रहे हो, यानी पेपर बना रहे हैं या मार्किंग कर रहे हैं या रिज़ल्ट फाइनल तैयार कर रहे हैं, कोई एक पार्ट अपनी असेसमेंट का, तो ये कंप्यूटर असिस्टेड कहलाएगा। और अगर आप सारी की सारी असेसमेंट कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर बेस्ड कहलाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप और आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा का मैं बता चुका हूँ पहले कि आर्मी अल्फ़ा टेस्ट ये बेसिकली दोनों टेस्ट जो है वर्ल्ड वार 1 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट लिटरेट इंडिविजुअल के लिए वर्बल टेस्ट होता है। लिटरेट इंडिविजुअल के लिए जो वर्बल टेस्ट होता है वो आर्मी अल्फ़ा होता है, और जो इलिटरेट इंडिविजुअल के लिए नॉन वर्बल टेस्ट होता है ये आर्मी बीटा टेस्ट होता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने सवाल पूछा कि एक जनरल एक थ्योरी है। सर ये कंप्यूटर बेस्ड तो नहीं है ना, अलग से टेस्ट है ना, अल्फा और बीटा। आर्मी अल्फा ये अलग से हैं, ये अलग से हैं। जी जी अच्छा, ऑब्जर्वेशन की हमने बात की है कि इसके बारे में एक थ्योरी है जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी। तो जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी रिलायबल ऑब्जर्वेशन कैसे आप कंडक्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। आप ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं, पर्पसफुल केयरफुल नोटिसिंग वर्क ऑफ अदर्स। अगर स्कूल लेवल की बात करेंगे क्लासरूम की, तो सबसे जो ज़्यादा टूल यूज़ किया जाता है क्लासरूम में टीचर वो कौन सा करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर स्टूडेंट असेसमेंट इज़ ऑब्जर्वेशन। टीचर क्या करता है, अपने माइक ऑफ कर दें, किसी का ऑन है चेक कर लें। ऑब्जर्वेशन करता है टीचर। केयरफुल पर्पसफुल नोटिसिंग द वर्क ऑफ स्टूडेंट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। द प्रोसेस ऑफ आर प्रोसेस सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्राम स्टूडेंट बाय वाचिंग दैम, ये भी ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन की टाइप्स हैं पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशन जो है आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और ऑब्जर्वेशन हम क्यों करते हैं, कोई बता सकता है क्लासरूम के अंदर? असेसमेंट के लिए, असेसमेंट के लिए, बच्चे की असेसमेंट के लिए हम करते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग देखने के लिए कि क्या ये जो प्रोग्रेस है टीचिंग एंड लर्निंग की वो किस हद तक है, डिलीवरी कितनी हो रही है बेहतर, और लर्निंग कितनी बेहतर हो रही है। सर ये इनफॉर्मल। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन फॉर्मल में आती है या इनफॉर्मल में? इनफॉर्मल में है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे इसकी जो टाइप्स है मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में किसी से पूछा जाएगा। उसके बाद है बिहेवियर। बिहेवियर दो तरह का होता है। बिहेवियर या तो ओवर्ट होता है या कोवर्ट होता है। कोई बता सकता है कोवर्ट और ओवर्ट का डिफरेंस? जी यस सर, मैं बताऊं। सर जो बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सके वो ओवर्ट है, और अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज कोवर्ट बिहेवियर।
सर ओवर्ट बिहेवियर जो नजर आता है, कोवर्ट जो छुपा हुआ होता है, मींस कवर से, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो मेजरेबल नहीं होता। बट हमने तो पढ़ा था मेजरेबल behavior होगा सारे इसमें, मेजरेबल होते हैं। इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल आएगा, मेजरेबल तो सारे होते हैं। जी, वो बिहेवियर जिसको कोई टीचर ऑब्जर्व कर सकता है वो होता है ओवर्ट बिहेवियर, और वो बिहेवियर जो टीचर ऑब्जर्व नहीं कर सकता वो होता है कोवर्ट बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड ओवर्ट बिहेवियर और अनऑब्जर्वेबल इज कॉल्ड कोवर्ट बिहेवियर। अब क्लासरूम में बच्चे को सर, कौन सा बिहेवियर आप excuse me, ऑब्जर्व कर सर। सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते? जी जी सर ये जो फिर कॉवर्ट बिहेवियर है ये एटीट्यूड होगा, क्योंकि ये थिंकिंग है। ओवर्ट बिहेवियर कर सकते हैं सर। यस जी बिल्कुल, बच्चे की थिंकिंग है, फीलिंग है, ड्रीमिंग है, बच्चे का आप कह लें कि सेल्फ इस्टीम है, ये चीज़ें आप जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। बच्चे का थिंकिंग लेवल क्या है, बच्चा क्या सोच रहा है, क्या बनना चाह रहा है, तो अब ये चीज़ें जो है आपके लिए ऑब्ज़र्वेबल नहीं है। तो वो बिहेवियर जो आप ऑब्ज़र्व, मसलन स्माइलिंग है, रनिंग है, वर्किंग है, प्लेइंग है, डांसिंग है, टॉकिंग है, स्माइलिंग है, सीइंग है, ये सारी चीज़ें आप बच्चे की ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये आपके बच्चे का ओवर्ट बिहेवियर कहलाएगा। सर आवाज ड्रॉप हो गई थी, लास्ट 2 लाइंस दोबारा बता दें। नहीं आ रही जी आवाज़ आ रही है? सर आवाज फिर ड्रॉप हो गई। चले नहीं आ जाएगी आवाज़। अच्छा, उसके बाद जी, आ गई है। पायलट टेस्टिंग और प्री टेस्टिंग। पायलट टेस्ट और प्री टेस्ट भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दो। पायलट टेस्टिंग किसको कहते हैं? जब हम किसी भी प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को लार्ज स्केल पे अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको लार्ज स्केल्स पे अप्लाई करने से पहले उसको स्मॉल स्केल पे अप्लाई करके उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, अब जब वो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ वाकई वैलिड है, काबिल अमल है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम पायलट टेस्टिंग के बाद उसको लार्ज स्केल पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड पायलट टेस्टिंग। अ टेस्ट एट, अच्छा इसी तरह यानी ये हम क्यों करते हैं, यानी जो लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन से पहले करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव उसकी वैलिडिटी को चेक करना होता है, उस प्रोजेक्ट की, उस प्रोग्राम की। इसी तरह एक और टर्म यूज़ होती है प्री टेस्ट। प्री टेस्ट किसको कहते हैं? मसलन आपने एक टेस्ट लेना है, रिसर्च के हवाले से मैं बता रहा हूँ। रिसर्च के हवाले से आप ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर की मदद से पढ़ाने से बच्चे की लर्निंग पे कितना असर होता है, तो आप एक टेस्ट वैसे ले लेते हैं। आपने अभी कंप्यूटर की मदद से बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो आपने बच्चों का टेस्ट ले लिया, ये एक प्री टेस्ट है। जब आपने बच्चों को पढ़ा लिया कंप्यूटर की मदद से और उसके बाद आपने जो टेस्ट लिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? पोस्ट टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा जो प्री टेस्ट होता है, अगर हम क्लासरूम में इसकी एप्लीकेशन की बात करें, तो क्लासरूम में प्री टेस्ट लिया जाता है जिसको हम रेडीनेस टेस्ट कहते हैं। रेडीनेस टेस्ट, प्री टेस्ट अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकते हैं दूसरे के लिए। अब यहाँ पे प्री टेस्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे मुराद ये है इसका कि क्या हमारा बच्चा, हमारी क्लास रेडी है टीचिंग लर्निंग के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसके लिए जो हम टेस्ट लेते हैं उसको प्री टेस्ट कहा जाता है। तो प्री टेस्ट दो मैनों में यूज़ होता है। रिसर्च में इसका अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसका अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा क्रिटिकली, तो बात वही है कि प्रेजेंटेशन से पहले, टीचिंग से पहले जो टेस्ट लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्री टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और रिसर्च में किसी भी चीज़ को, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको अप्लाई करने से पहले जो हम टेस्ट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्री टेस्ट कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस था इन दोनों का आपस में। उसके बाद दोनों का मकसद तो जी नहीं होता है ना, दोनों का मैंने कहा मकसद तो ऑब्जेक्टिव सेम है। चेक करना ही यस, होता है ना। ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम होता है जी। अच्छा, उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। कल मैंने आपको बताया था, सैरिश नाज ने क्वेश्चन पूछा था कि टेस्ट असेसमेंट और
आइटम असेसमेंट, तो आइटम असेसमेंट तो आइटम एनालिसिस मैंने बताया था। टेस्ट असेसमेंट में ये चीज़ें आती हैं। हम सबसे पहले टेस्ट की ये सारी चीज़ें टेस्ट की असेसमेंट में हैं। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इक्विलिब्रियम, स्कोरेबिलिटी, टाइम, इकोनॉमिकल, एडिक्वेसी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आप 2-3 बता सकते हैं, फर्स्ट 2 और 3। ये सारे पॉइंट याद करने हैं या इनमें से 2-3? ये सारे बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुश्किल तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है, बाकी तो एक एक लाइन में है। मैं बताता हूँ, आप बता देंगे तो अच्छी बात है। कोई अगर आप जो चीज़ वो बताइएगा जो आपको आती हो, जो ना आती हो उसको बेशक ना बताएं आप जी। अच्छा, सर मुझे 5-6 बता काफी। हाँ जी, काफ़ी हैं। अच्छा, वैलिडिटी, हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह करे सर्विस सिग्नल ड्रॉप ना हो। लाइट नहीं है, यूपीएस पे काम चल रहा है, लेकिन होपफुली सर्विस नहीं जाएगी, मोबाइल नेटवर्क है, अल्लाह करे खैर, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। वैलिडिटी, वैलिडिटी किसको कहते हैं? वैलिडिटी कहते हैं कि जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया जाए उस टेस्ट उस मकसद को पूरा करे, बस ये ऑब्जेक्टिव होता है वैलिडिटी का। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ का इशू सबको है जी, प्लीज़। आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं सर, आवाज़ क्लियर है। सर डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन है। ये डिस्टॉर्शन सबके साथ ये इशू है या किसी 1-2 स्टूडेंट का है? सर सबके साथ है। वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, मैं दोबारा से कोशिश करूँ। सर क्लास में है। जी सर क्लास में है, लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज़ बेहतर हुई अब कुछ? जी सर क्लियर है। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, वैलिडिटी की हम बात करें, मैंने कहा बारिश हो रही है हमारे यहाँ तो सर्विस का इशू चलता रहेगा, शायद आज अल्लाह करे ना हो। वैलिडिटी की हम बात कर रहे थे, एक्यूरेसी को कहते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी विद विच टेस्ट मेजर वट एवर इट इज़ सपोज टू मेजर। टेस्ट जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, क्या उस पर्पज़ को टेस्ट अचीव कर रहा है, उस मकसद को फुलफ़िल कर रहा है। मसलन मैं एक टेस्ट बनाता हूँ इस चीज़ को जज करने के लिए कि ईसी एजुकेशन पंजाब के तमाम स्कूलों में तमाम बच्चों के लिए क्या फिजिबल है या नहीं है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पंजाब के डिफरेंट सूबों में वो टेस्ट में लार्ज स्केल की बात कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पे वैलिडिटी की एप्लीकेशन की, क्लासरूम की नहीं कर रहा अभी। अब ये बड़े पैमाने पे मैंने इसमें झंग में, बखर में, टोबा टेक्सिंग में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, इसी तरह रावलपिंडी में, डिफरेंट अजला में ईसी के बच्चों को वो टेस्ट दिया। अब मैं ये देखता हूँ कि क्या ये टेस्ट उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है कि जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये मैंने बनाया था, ये मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो मुझे रिक्वायर थी बच्चों से। ठीक है, जिस मकसद के लिए टेस्ट मैंने बनाया है कि ईसी के बच्चों से ये इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट हो जाए कि ये वाकई उनके लिए फिजिबल है या नहीं है, तो ये मेरे टेस्ट की क्या कहलाएगी, वैलिडिटी कहलाएगी। द एक्यूरेसी विद विच द टेस्ट मेजर वट एवर इट इज़ सपोज टू मेजर, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको एक्यूरेसी कहा जाता है टेस्ट की। जी सर वैलिडिटी ये भी तो हम मिसाल ले सकते हैं कि अगर टीचर ने बच्चों की हैंड राइटिंग को चेक करना हो तो लेकिन वो टेस्ट एमसीक्यूज वाला बना रहा है, तो फिर तो वो वैलिडिटी को पूरा नहीं करेगा। ये भी तो इसकी एग्जांपल। यस बिल्कुल, मैं बड़े पैमाने पे भी था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब क्लासरूम में जैसे ये एग्जांपल आई है कि हैंड राइटिंग के लिए आप टेस्ट
बना रहे हैं और आप जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्वियसली वो बच्चे की हैंड राइटिंग को मैयर नहीं करेगा, तो वो टेस्ट हमारा वैलिड नहीं होगा। इसी तरह हम बच्चे की एवेलुएशन को चेक करें कि बच्चा किसी चीज़ को कैसे एवेलुएट कर रहा है, और हम उससे पूछ रहे हो कि पाकिस्तान कब बना, ठीक है। अब ये सवाल उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहा जिसके लिए टेस्ट बनाया गया। ये क्लासरूम के हम अप्रोच की बात कर रहे हैं कि अब एक टीचर, एक बच्चा जो है वो उससे पूछा जा रहा है, सवाल पूछना है टीचर ने किस चीज़ का, एवेलुएशन का, सिंथेसिस का, एनालिसिस का, और वो उसका ऑब्जेक्टिव ये है और टेस्ट में वो सवाल उसने शामिल किए नॉलेज या कंप्रिहेंशन लेवल के, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह एक और टर्म यूज़ होती है रिलायबिलिटी, चलें उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो क्लासरूम में इसकी ये एप्लीकेशन हो सकती है, आप इस तरह की 3 4 5 एग्जांपल तैयार कर लें अच्छी सी वैलिडिटी के। क्लासरूम में जो आप टेस्ट खुद लेते होंगे अक्सर स्कूल्स में। जी 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 सर। तो आप सॉरी सर पॉइंट। जी जी क्या फरमा रही हैं? अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी वैलिडिटी की। जी जी फरमाइए सर। ये एग्जांपल के फॉर एग्जांपल अगर हम एक बायो का टेस्ट बनाते हैं तो वो टेस्ट बायो के लिए ही वैलिड होगा, वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं होगा। मतलब एक क्लास में दूसरे बच्चे हैं तो वो टेस्ट, वो बच्चे हैं फिजिक्स के, तो जो बायो का टेस्ट है वो बायो के स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड नहीं होगा। सर ये भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जैक्टली आप दे सकते हैं, ये आपने बायो की एग्जांपल दी है, आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि तीसरी ग्रेड में आपने जो है वो साइंस का टेस्ट बनाया है, तो वो आप दूसरी ग्रेड के लिए यूज़ नहीं कर सकते जिनका सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट की वैलिडिटी को आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि टेस्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसकी वैलिडिटी होती है टेस्ट की। अब इसकी आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं, डिफरेंट वे से हम टेस्ट की वैलिडिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले है कंटेंट वैलिडिटी, फिर है क्राइटेरियन, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर फेस वैलिडिटी है, और फिर इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी है। जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया ना लास्ट टाइम, जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं इंटरनल और एक्सटर्नल जो वैलिडिटी है, इसको थ्रेट्स कौन से होते हैं या इसके फैक्टर्स कौन कौन से, ये सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। नॉर्मली ये सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, जो लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। वैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, ये डिपेंड करते हैं अगेन आपके एजुकेशन मेंबर पे और पैनल के चेयरमैन के ऊपर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये वो एरिया है असेसमेंट का, ब्लूम टेक्सोनॉमी जैसे हमने बात की है या टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात की है, तो उनके साथ साथ ये वो एरिया है असेसमेंट का जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में, हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं लाजमन, चूँकि ये रिसर्च का भी पार्ट है और ये असेसमेंट का भी पार्ट है, तो इसलिए ये दोनों तरफ से इसकी इम्पोर्टेंस है। हम रिसर्च में इसको नहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ रहे हैं जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट किसको कहते हैं? हमारा जो कंटेंट है, जो हमने पढ़ाया है, क्या हमारा टेस्ट उस सारे एरिया कंटेंट को या उस कंटेंट के मेजर एरियाज या एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है, तो ये उसकी कंटेंट वैलिडिटी कहलाती है। ये सबसे सिंपल टाइप है वैलिडिटी की, जिसमें हम ये जज करते हैं, ये बड़ा आसान है इसको चेक करना कि ये जो हमारा टेस्ट है, फ़र्ज़ करें 4 चैप्टर हैं, तो ये ना हो कि 3 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए गए हों, एक से एक क्वेश्चन ही ना लिया गया हो, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेंट एरिया शुड बी कवर्ड बाय द टेस्ट, कंटेंट आर अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो ये है कि उसमें मेजर एरियाज़ कवर होने चाहिए, ये ना हो कि हम 1-2 एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ को सिरे से टच ही ना करें। अब दूसरी जो कंटेंट वैलिडिटी में चीज़ चेक की जाती है वो ये की जाती है कि अब जो कंटेंट सेलेक्ट हुआ है क्या वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो कंटेंट वैलिडिटी में हम 2 चीज़ें चेक करते हैं, मेजर एरियाज़ कवर हैं और क्या ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अच्छा, दूसरा है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं कि अगर एक टेस्ट सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करे जैसा कि एक और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ने रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए। अच्छा, रिलायबिलिटी हम कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं कि सेम टेस्ट, ठीक है, वो डिफरेंट सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में, तो वो सिमिलर रिजल्ट्स देता है, तो इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। तो क्राइटेरियन में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स एज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सेम सिचुएशन में पहले दिया गया है, तो इसी तरह का उसको दोबारा दिया गया, तो क्या ये टेस्ट सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारी क्या कहलाती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। ये 2 तरह की होती है, एक होती है प्रेडिक्टिव, एक होती है कंकरेंट।
जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है इसकी बेस पे हम ये देखते हैं कि बच्चे ने एक टेस्ट दिया तो क्या ये जो बच्चा है ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जो है ये एक्सटेंट है कि इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, पेशगोई करते हैं कि हमारा बच्चा फ्यूचर में किस तरह परफॉर्म करेगा। एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, यानी ये टेस्ट की वो वैलिडिटी है जिसमें हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं। और कंकरेंट वही डेफिनेशन है जो क्राइटेरियन वैलिडिटी की है कि टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स विद प्रीवियसली हेल्ड वैलिड टेस्ट। पहले एक वैलिड टेस्ट हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग सिमिलर रिजल्ट्स अगर एक टेस्ट हमारा प्रोड्यूस कर रहा है तो ये हमारी कंकरेंट वैलिडिटी कहलाएगी। ये दो टाइप्स हो गई। इसके बाद तीसरी इसकी टाइप तीसरी टाइप कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रक्ट? टू फॉर्म, कंस्ट्रक्ट, करना, कंस्ट्रक्शन होना। इसके लिए एक ही वर्ड बता दे मुझे कोई एक वर्ड बता दे। सर किसी चीज को बनाना, सर किसी चीज को बनाना, वो तो ठीक है। कंस्ट्रक्ट सर यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुत सी कांसेप्ट्स को जोड़ते हैं वो थ्योरेटिकल एनालिसिस। क्या क्या उसमें दोबारा बताएं बहुत अच्छा जवाब है जो मैं सुनना चाह रहा था। सर कंस्ट्रक्ट जी सर कंस्ट्रक्ट एक टर्म है जो कि यूज होती है कि जब हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को जोड़ लेते हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। कंस्ट्रक्ट, यस। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट का मतलब है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि वो जो हमारे पास एक चीज़ रिटन फॉर्म में होती है, उस रिटन फॉर्म के पीछे कोई ना कोई उसका आइडिया, कोई ना कोई उसका कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, ठीक है। अब उस कॉन्सेप्ट को हमारा टेस्ट मेजर कर रहा है। अगर तो हमारा टेस्ट उसके पीछे हिडन फॉर्म में या कॉन्सेप्ट या उस आइडिया को अगर तो हमारा टेस्ट मेजर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी कहलाएगी। ये हाइपोथेटिकल होती हैं, ट्रेड्स होते हैं, हाइपोथेटिकल ट्रेड्स, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, ये हमारा कंस्ट्रक्ट कहलाती हैं। कंस्ट्रक्ट का लफ्ज़ी मतलब लिटरल मीनिंग यही है कि किसी चीज़ को तख्लीक करना, बनाना, लेकिन यहाँ पे मुराद ये है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो कंस्ट्रक्ट हुई है, वो बनी है या नहीं बनी, तो उसकी थिंकिंग को चेक करने के लिए। अब मसलन मैं आपको मिसाल लेता हूँ इसकी कि मैंने आपको पढ़ाया कि ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड एनालिसिस, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़, सिर्फ ये चीज़ पढ़ाई है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो है वो पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो है वो मुझे ड्रा करके दिखाएं। अब ये सवाल मैं आपसे फिर ये पूछता हूँ कि अच्छा ये कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा लेवल है, ठीक है। अब आप में से जिसको समझ लगी होगी वो फ़ौरन बताएगा कि ये एनालिसिस है। अब मैंने तो आपको नहीं बताया था कि ब्रेन के पार्ट्स को डिवाइड करके, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो बन चुका है, तो इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्ट। तो एक टेस्ट जो है क्या उस कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करता है, जिस कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया है, तो ये उसकी कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी कहलाती है। एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ reflects to measure of a hypothesized trait or it is checked what should exist in test theoretically. Does test measure the construct that is intended to measure? ये इसकी 3 डेफिनेशन है। It is सर वैलिडिटी की डेफिनेशन भी तो इसी तरह थी। जी, वैलिडिटी में भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि जिस मकसद के लिए हम वो मेजर कर रहे हैं क्या वो हमारा पूरा हो रहा है। यूज होगा ना। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वर्ड कंस्ट्रक्ट यूज होगा, आइडिया आप यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिनोनिम है, यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। देखें ना, टेस्ट मेजर द कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे ये बात नहीं लिखी हुई वैलिडिटी की डेफिनेशन में, यहाँ पे लिखी हुई एक्यूरेसी विद विच टेस्ट मेजर व्हाट इज सपोज्ड टू मेजर। तो ठीक है ना, लेकिन अगर हम उसका बेसिक समझने की कोशिश करें तो इसका मेन जो आइडिया वो तो दोनों का सेम नहीं है। साफ ज़ाहिर है वो उसकी टाइप है तो सेम ही होनी है, उसकी टाइप ही है ना, वैलिडिटी की टाइप ही हम पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। वो तो आप लोगों को आवाज सही आ रही है? सर दोबारा आवाज़ मुझे तो समझ ही नहीं आ रही सबकी आवाज़ 5 मिनट से। जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर की आवाज़ बहुत कट रही है। नहीं आ रही सर, आपकी आवाज़ सही आ रही है, बिल्कुल नहीं क्लियर है आपकी आवाज़। सर आवाज़ नहीं आ रही।
क्या किसी को आवाज आ रही है सर की? जी आप बताइएगा, आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही और ये बहुत नहीं सर का माइक ही नहीं है। जी आवाज़ आ रही है अब? जी आ रही है। यस सर। क्लियर है? यस सर आ रही है। और क्लियर पिछला है? सारा रिपीट कीजिएगा, कुछ भी समझ नहीं। जी आवाज़ क्लियर है? सर अभी Yes, क्लियर sir. है। अच्छा जी, पिछला सारा रिपीट कीजिएगा। सारे का मतलब ये है कि पिछले आधे घंटे से जो मैंने बताया सारा रिपीट करूं? नहीं सर, 2 मिनट पहले वाला। क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। जी क्वेश्चन क्या पूछा आपने? सर क्वेश्चन ये पूछा था कि वैलिडिटी में भी हमारा ये था कि हम जो ऑब्जेक्टिव हमारा है उसको मेजर हाँ बिल्कुल, हो रहा है या नहीं, इसमें और इसमें वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट में भी आपने कहा जो कॉन्सेप्ट हमारा है। हाँ जी हाँ जी, जी। तो इसमें हम कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं ना, उस आइडिया उस कॉन्सेप्ट की बात कर, डिफरेंस है इन दोनों में। उसमें हम कह रहे हैं कि क्या टेस्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है, तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्ट हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, वैलिडिटी एक मेजर टर्म है, आगे उसकी टाइप्स की बात हम कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बात बताई है कि यहाँ पे मकसद क्या होता है, एग्जांपल आप दे रहे हैं, आप उसका नाम पूछ रहे हैं, जैसे एनालिसिस की एग्जांपल मैंने आपको दी है, इस तरह सिंथेसिस की एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आप जो है वो सिंथेसिस की डेफिनेशन आपने सिर्फ पढ़ाई है और आप उसकी एग्जांपल दे के, हमारे यहाँ एग्ज़ाम में ऐसे होता है पेपर में कि जो चीज़ पढ़ाई जाती है उससे रिलेटेड कोई और एग्जांपल दे के बात पूछी जाती है, ठीक है। अब उसका बेसिक जो थीम उसके पीछे होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि क्या रिलेटेड एग्जांपल्स को ये अंडरस्टैंड कर पाता है बच्चा, तो वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी होती है, जिसमें कंस्ट्रक्ट चेक किया जाता है। अब ये दो तरह की होती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डाइवर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आपने पहले पढ़ा हुआ है, कोई मुझे बता सकता है दोनों का डिफरेंस? जी जी सर, वो हमने सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पढ़ा था। हाँ जी। कन्वर्जेंट वो जिसका एक ही आंसर होगा और डाइवर्जेंट वो जिसके ज्यादा आंसर होंगे। यानी एक चीज़ जो है वो आप कह लें कि सेंटर की तरफ जा रही है, मरकूज़ हो रही है, ठीक है, कम होती चली जा रही है, वो कन्वर्जेंट है, और एक जो फैलती चली जा रही है वो डाइवर्जेंट है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। अब कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी में अगर हमारा कॉन्सेप्ट सिंगल कंस्ट्रक्ट हो, यानी हमारे 1 2 3 4 सवाल लेकिन सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हों, या एक सवाल सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा हो, तो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और अगर हमारा एक सवाल एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट को क्या कर रहा हो, मेजर कर रहा हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी। एग्जांपल इसकी अभी लेते हैं, यहाँ पे आए ऑब्जर्वेशन पे वापस। अच्छा अब यहाँ पे देखें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन की बेसिक टाइप्स हैं। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन उस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं जिसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद शामिल होता है। मसलन मैं टीचर हूँ, मैं एक्टिविटी करा रहा हूँ और उस एक्टिविटी का मैं भी एक मेंबर हूँ। मैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं साथ क्रिकेट खेल भी रहा हूँ और उनको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, ये है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट कौन सी होगी, मैं बाहर बैठ के उनका क्रिकेट मैच देख रहा हूँ और एक एक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब ये एक टाइप होगी। इसी तरह डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसमें एक ऑब्जर्वर खुद डायरेक्टली अपनी आंखों से, अपने कानों से वहीं फिजिकली मौजूद है, तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जबकि इनडायरेक्ट कौन सी होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है जिसमें वो उस सिचुएशन, उस जहाँ पे जिस जगह को उसने ऑब्जर्व करना है वहाँ पे वो होता ही नहीं है, ठीक है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि जब हम एक वक्त में अगर आपसे सवाल पूछा जाए, टीचर और रिसर्चर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिचुएशन, तो ये किस तरह की ऑब्जर्वेशन होगी, आप सब कहेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, टीचर और रिसर्चर हिमसेल्फ डायरेक्टली ऑब्जर्व द सिचुएशन, अब ये होगी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी? जी डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट होगी। अगर इसी को मैं एक मुख्तलिफ डायरेक्ट होगी। अगर इसी सवाल को मैं आपसे यूं पूछूं कि अ टीचर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिचुएशन एंड अ टीचर इज इन्वॉल्व इन सिचुएशन एंड ऑब्जर्विंग डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट सुने ना, पूरा सुन लें। अ टीचर इज इन्वॉल्व इन सिचुएशन एंड ऑब्जर्विंग डायरेक्टली, तो व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। अब यहाँ पे कौन सा आपका जवाब होगा? पार्टिसिपेंट। सुन लें सवाल पूरा सुन लें, सुन तो लेना पहले पूरा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, नन या बोथ? जी आप बताएं जवाब।
पार्टिसिपेंट क्लास डायरेक्ट। जी सर बहुत मैं रिपीट करता हूँ ना, जल्दी बहुत होती है आप लोगों को, सुने दोबारा। अ टीचर इज इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन एंड ही इज ऑब्जर्विंग डायरेक्टली। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज पार्टिसिपेंट, डायरेक्ट, बोथ या नन? जी सर बोथ। ये बोथ होगी। ठीक है, अब देखें ये डायरेक्ट भी है और इन्वॉल्व भी है। ठीक है, तो ये बोथ हो जाएगी। तो ये होता है डाइवर्जेंट वैलिडिटी, कि जब हम सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट को नहीं, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हो तो हमारी डाइवर्जेंट वैलिडिटी कहलाती है। और सिर्फ हम एक कंस्ट्रक्ट पे फोकस कर रहे हो, एक आइडिया पे फोकस कर रहे हो, तो वो हमारी कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी। व्हेन डिफरेंट मेजर्स हैव ओनली वन कॉमन कंस्ट्रक्ट, ये कन्वर्जेंट होगी। व्हेन डिफरेंट मेजर्स आर नॉट टाइटली रिलेटेड टू कॉमन कंस्ट्रक्ट, इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट वैलिडिटी। देन है फेस वैलिडिटी। हम सिंपली कहते हैं कि व्हेन अ टेस्ट इज वैलिड बाय इट्स डेफिनेशन। जी जी सर, जैसे इथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा होता है ना खुद से, ये वो वाली बात है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये तो मैंने आपको मिसाल दी है वैसे ही। हाँ जी मिसाल दी है ना, मिसाल के जरिए बताया है। जी तो वहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन की हम टाइप्स पढ़ेंगे। जी कौसर इजाज़त, आप कोई बात करना चाह रही थी? सर क्लास में इसकी कोई एग्जांपल दे दें प्लीज, ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की क्लास में एग्जांपल ये है कि आपने आप एक सवाल बनाती हैं। ठीक है, अब आपका वो जो क्वेश्चन है सिर्फ एक चीज़ को मेजर कर रहा है। मसलन फॉर एग्जांपल आपका सवाल ये है कि ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। ठीक, अब ये आपका सवाल है। अब ब्रेन का फंक्शन सिंपली एक बच्चा अंडरस्टैंड करता है कि उसका उस ब्रेन इन्वॉल्व है हमारे थिंकिंग के साथ, हमारी थिंकिंग के साथ इन्वॉल्व है। अब यही आप बच्चे से ये सवाल करती हैं कि हमारा जो विजन है, हमारा जो ऑडिटरी सिस्टम है, ये कौन कंट्रोल करता है। अब ये एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप जो है वो मर्ज कर रही हैं, एक ही सवाल के अंदर एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप इकट्ठे कर रही हैं। आप देखिए जैसे ऑक्सीपिटल होती है हमारे, एक सेकंड बाद मुकम्मल होने दें प्लीज़, अपना माइक ऑफ कर दें। इसका माइक ऑन है, उस्मा आपका है शायद। जी तो अब आपने सवाल ये एक ही सवाल वही है, लेकिन आपने उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या पूछे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पूछ लिए एक ही सवाल के अंदर। तो एक ही टेस्ट के अंदर जब आप अपने टेस्ट के अंदर एक से ज़्यादा परमिशन हो तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूं। जी फरमाइए यार प्लीज सुनने तो देना। जी फरमाइए फरमाइए। जी सर जी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, तो मुझसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया था, तो यहाँ पे मैं अपने रिसर्च के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूंगी। उस वक्त मुझे इसका कंसेप्ट नहीं था, तो मैंने फिर उनको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को सिर्फ मैंने उनको आइडिया बता दिया था, क्योंकि मुझे वैलिडिटी में मैंने ये क्वालिफाइड गाइड वगैरह पढ़ी थी, तो उनमें ये दोनों कंसेप्ट मौजूद नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे अब मैं जरा आपको 2 लाइनों में ये चीज जरा कंस्ट्रक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। कंस्ट्रक्ट जो उस कहते हैं कि जब आप कुछ कंसेप्ट्स एक जैसे वो हों इकट्ठे करें तो उनको भी हम उसके मजमूए को कंस्ट्रक्ट कहते हैं। और कंस्ट्रक्ट में यहाँ पे आपको एक मैं एग्जांपल दूंगी। फर्ज करें कि आप रिसर्च कर रहे हैं और उसमें एक आप स्केल यूज कर रहे हैं एंटी सोशल बिहेवियर का, मैं अपनी रिसर्च की थी उसकी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें 2 जो हैं वो फैक्टर हैं, सोशल एग्रेशन, जी मैं मुख्तसर कर रही हूँ, सोशल एग्रेशन और फिजिकल एग्रेशन। फर्ज करेंगे 2 उसमें कंस्ट्रक्ट जो है ना 2 फैक्टर्स उसमें मैंने लिए हैं। अब उसमें जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी ये है कि कन्वर्जेंट कहते हैं कि सारी चीज एक नुक्ते पे मुर्तकिज हो जाए। तो उसमें जो सोशल एग्रेशन में जो 5 या 6 आइटम जितने भी मैंने लिए, उसमें हर आइटम जो है वो एक सोशल एग्रेशन के कंस्ट्रक्ट पे ही वो होना चाहिए, मुतल्लिक होना चाहिए। ये उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी कि उसमें सोशल एग्रेशन वाले जितने आइटम है वो सोशल एग्रेशन के मुतल्लिक हो और फिजिकल एग्रेशन वाले सारे आइटम फिजिकल एग्रेशन से ही मुतल्लिक हो। अब ये तो होगी कन्वर्जेंट वैलिडिटी कि वो एक नुक्ते के बारे में है जो उस में सारे जितने आइटम हमने डाले। अब इसमें डाइवर्जेंट वैलिडिटी ये होगी कि सोशल एग्रेशन वाला कोई आइटम हमें फिजिकल एग्रेशन वाले में नजर आए और फिजिकल एग्रेशन से मिलता जुलता कोई आइटम हमें सोशल एग्रेशन में नजर ना आए। डाइवर्जेंट होना चाहिए, उनको अलग अलग होना चाहिए। तो मतलब ये अलग अलग कंस्ट्रक्ट हैं तो अलग अलग ही नजर आए, ये मैं कहना चाह रही हूँ।
अच्छा चलें जी, क्लियर हो गया, आपका जवाब मुकम्मल हो गया। जी सर। जी थैंक यू सो मच। अच्छा मैं बात जो कर रहा था कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डाइवर्जेंट, ये बिल्कुल उसी तरह ही हैं जैसे आपने पढ़ा है कन्वर्जेंट क्वेश्चन और डाइवर्जेंट क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चन से मुराद ये होता है वो वाले क्वेश्चन हैं कॉमन कंस्ट्रक्ट और कॉमन कंस्ट्रक्ट नहीं है, ठीक है। यानी आपके सारे सवाल जो आपके टेस्ट के अंदर शामिल हैं अगर वो रिलेटेड हैं, मिलते जुलते हैं एक ही कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो आपका जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो क्या कहलाएगी, आपकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी। यानी आपने, जैसे मैं बात कर रहा था कि ब्रेन के बारे में पूछा, फिर आपने पूछा कि हमारी जो विजन है ये कहाँ पे कंट्रोल होता है, कौन सी लोब में। अब ये भी जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, अब इसका कॉन्सेप्ट भी किससे मिल रहा है, ब्रेन के साथ जा रहा है। इसी तरह ऑडिटरी का है, आप ये सवाल करते हैं, अब इन सब का जो कंस्ट्रक्ट है वो क्या है, सेम है। यानी इनके पीछे जो मेन थीम है वो कौन है, वो ब्रेन है, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। जब इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन जो है सिर्फ एक ही इसको मैयर कर रहे हो, कॉमन कॉन्सेप्ट को मैयर कर रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो वैलिडिटी क्या कहलाएगी, हमारी कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहलाएगी। अब जब हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ एक चीज़ को मैयर ना करें, अब जैसे मैंने बताया कि 4 5 6 सवाल आपने कर लिए, वो सारे के सारे किस चीज़ को मैयर कर रहे हैं कि ब्रेन के बारे में बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड किया है, ठीक है, इस चीज़ को मैयर कर रहे हैं, तो ये आपकी होगी कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और अगर ये डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैयर कर रहे हो, डिफरेंट नॉलेज कंप्रीहेंशन को मैयर कर रहे हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है। मसलन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने ब्रेन के बारे में पूछा, एक आपने बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पूछ लिया, एक आपने उससे गोल्स और एम्स के बारे में पूछ लिया। अब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपका टेस्ट मैयर कर रहा है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी। जी क्लियर हुआ सर? जी सर यहाँ कंस्ट्रक्ट से मुराद आइडिया है? आइडिया, कंसेप्ट से मुराद उसकी आइडिया, उसने जो कंसेप्ट बनाया है किसी भी चीज़ से जो उसने पढ़ी है उससे। जी जी सर। जी उसके बाद है फेस वैलिडिटी। जी कौसर आपको क्लियर हुआ ये अब? यस सर क्लियर है जी थैंक यू। अच्छा फेस वैलिडिटी, अब फेस वैलिडिटी क्या होती है कि आप टेस्ट को देखें और कहें कि ये बिल्कुल ओके है, इट इज़ कॉल्ड फेस वैलिडिटी, ठीक है। और इसकी यानी एक एक्सपर्ट टेस्ट को देखते ही ये कह दे कि हाँ यार ये टेस्ट तो वैलिड है, तो ये उसकी फेस वैलिडिटी होगी। हम इसकी डेफिनेशन यूँ करते हैं, अ टेस्ट इज़ वैलिड बाय इट्स डेफिनेशन इज़ कॉल्ड, टेस्ट की वैलिडिटी ये क्या कहलाएगी, फेस वैलिडिटी। ये एक्सपर्ट जो जजेस होते हैं, चूँकि उनका एक्सपीरियंस होता है, तो वो देखते ही पहचान जाते हैं कि वाकई ये टेस्ट वैलिड है, वाकई ये टेस्ट इनवैलिड है। ये है फेस वैलिडिटी। उसके बाद होती है इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी ये बेसिकली रिसर्च में इसकी वैलिडिटी की टाइप्स यूज़ होती हैं। अब इंटरनल वैलिडिटी टेस्ट की वो किसी भी रिसर्च की, हमारे एक्सपेरिमेंट की वो वैलिडिटी होती है, एक दो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं रिसर्च में, हम पढ़ेंगे, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मसलन क्लासरूम के अंदर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्लासरूम में जो लेक्चर मेथड है इसकी एप्लीकेशन का बच्चे की लर्निंग के ऊपर क्या असर होता है, या जो है हमारे यहाँ कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन का बच्चे की लर्निंग पे कितना असर होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ जो है वो असर करेगी, दिखाएगी, दूसरे के ऊपर उसका असर होगा। अब जो चीज़ असर करेगी उसको हम क्या कहते हैं, काज कहते हैं, उसको हम स्टिमुलस या काज कहते हैं। और जिसके ऊपर असर होगा, जो रिस्पॉन्स देगी, वो क्या कहलाती है, रिस्पॉन्स होगा उसकी तरफ। वो उसके ऊपर जिसके ऊपर असर होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो रिस्पॉन्स होता है बेसिकली। अब यहाँ पे कंप्यूटर की जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर बेस्ड, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो आगे लर्निंग है यानी ये कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ये काज है, स्टिमुलस है, ठीक है, इसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं। और वो जो आगे रिस्पॉन्स आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टिमुलस होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसके ऊपर असर होने जा रहा है। तो जब हमारी रिसर्च या टेस्ट उस वक्त वैलिड होगा जब डिपेंडेंट वेरिएबल में जो तब्दीलियां आती हैं, यानी बच्चे के लर्निंग में जो तब्दीलियां आती हैं वो डायरेक्ट रिज़ल्ट हो किस चीज़ का, सिर्फ उसी चीज़ का
जो हमने अप्लाई किया, इसके अलावा कोई किसी और वजह से ना हो, यानी कि इसका कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन का ही असर हो, बच्चे की लर्निंग उससे फ़र्ज़ करें इम्प्रूव हुई है, तो ये ना हो कि बच्चे ने कोई ट्यूशन पढ़ी है, उसने कोई ऑनलाइन सोर्सेज ज्वाइन किए हैं, उसने कोई एकेडमी ज्वाइन की है, किसी और बुक से पढ़ा है, तो उसकी वजह से उसकी लर्निंग इम्प्रूव हो गई और नहीं, वो फिर इनवैलिड होगा, उसकी वैलिडिटी कंसीडर नहीं होगी। तो जब हमारे टेस्ट की वैलिडिटी सिर्फ इस वजह से टेस्ट के रिज़ल्ट हमें मिलें कि वो डायरेक्ट रिज़ल्ट हों किस चीज़ का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो ये हमारी होती है इंटरनल वैलिडिटी। और एक्सटर्नल वैलिडिटी ये है कि हमने एक छोटे स्केल पर एक एक्सपेरिमेंट किया, 6ठी क्लास में किया, और उसको हम पूरे स्कूल के अंदर अप्लाई कर रहे हों कि सारे बच्चों की सेम यही सिचुएशन है कि 6ठी क्लास में हमने कंप्यूटर बेस्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो लॉन्च की, इम्प्लीमेंट की, उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, तो हम ये जनरलाइज करें कि सारे स्कूल के रिज़ल्ट इस तरह पॉजिटिव आएंगे अगर हम कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन अप्लाई करें। तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी। टेस्ट इज़ एक्सटर्नली वैलिड इफ़ रिजल्ट्स जनरलाइज टू द पॉपुलेशन आउटसाइड द सैंपल से बाहर हम रिजल्ट्स को जब जनरलाइज कर रहे हों, जनरलाइजेशन का मतलब लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन है, छोटे से बड़े पैमाने पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। इसके फैक्टर हैं वैलिडिटी के। अगर हमारा ये क्लियर हुआ, इसकी टाइप्स में कोई कन्फ्यूजन किसी को तो पूछ सकते हैं। जी प्लीज़, किसी को कोई इशू प्रॉब्लम है? सर थैंक यू जी सर, इंटरनल और एक्सटर्नल को एग्जांपल्स के साथ एक दफ़ा दोबारा बता दें। मैंने ये एग्जांपल इतनी बड़ी तो दी है कि कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन वो अप्लाई कर रहा है टीचर, ठीक है। अब उस अप्लाई करने से बच्चे की लर्निंग में रिजल्ट्स कितने बेहतर होते हैं फ़र्ज़ करें। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मल्टीमीडिया की मदद से पढ़ाना। अब जो बच्चे की रिज़ल्ट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर बच्चे के रिज़ल्ट सिर्फ इस वजह से बेहतर हुए हों क्योंकि कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया, मल्टीमीडिया इस्तेमाल किया गया उनकी टीचिंग में, जो वैसे टीचर वाइट बोर्ड यूज़ करता था तो उससे बेहतर रिज़ल्ट आए हैं सिर्फ इस वजह से कि टीचर ने मल्टीमीडिया यूज़ किया है, तो ये होगी उसकी इंटरनल वैलिडिटी। और एक्सटर्नल वैलिडिटी ये है कि उसने अपनी एक क्लास में ये अप्लाई किया है ना, 6ठी क्लास में फ़र्ज़ करें। अब वो कहता है कि बाकी सारे स्कूल में भी अगर आप मल्टीमीडिया का यूज़ करें तो बच्चे के रिज़ल्ट बेहतर हो जाएंगे। अब ये जो उसने सैंपल से हट के पूरे स्कूल पे इसको जनरलाइज कर दिया है बड़े पैमाने पर, वो कह रहा है कि इसको ऐसे ही होंगे सबके रिजल्ट्स, तो ये उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाती है। जी, अब उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग वैलिडिटी। फैक्टर जो है वो सर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो हम सैंपल में जो जनरलाइजेशन कर रहे हैं इन द सैंपल वो इंटरनल वैलिडिटी होता है, और जो हम पॉपुलेशन पे जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं मतलब आउट ऑफ सैंपल जाके, तो वो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाती है। जनरलाइजेशन सैंपल पे नहीं होती, जनरलाइजेशन होती है छोटी जगह से बड़ी जगह पे एप्लीकेशन। तो सैंपल पे हम सिर्फ रिज़ल्ट देखेंगे, एक चीज़ का दूसरे के ऊपर असर, अगर उसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो सिर्फ उसी एक चीज़ की वजह से हों जो चीज़ हमारी अंडर स्टडी है, तो वो हमारी इंटरनल वैलिडिटी है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि आप कंप्यूटर फ़र्ज़ करें, ये एक मिसाल है कि कंप्यूटर मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं, पहले आपने नहीं किया। अब मल्टीमीडिया जो है वो मैंने कहा कि 2 वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होता है जो असर दिखाता है, जिसका असर जो किसी दूसरे चीज़ को मुतासर करता है। अब मल्टीमीडिया हमने इस्तेमाल किया, वो बच्चे की रिज़ल्ट्स बेहतर हुए, उनको मुतासर किया इसने। अब जो चीज़ मुतासर हो रही है वो होती है डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मल्टीमीडिया के ऊपर। मल्टीमीडिया आया, रिज़ल्ट बेहतर हो गए, मल्टीमीडिया गया, रिज़ल्ट फिर ख़राब हो गया फ़र्ज़ करें। अब मल्टीमीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है और बच्चे के जो लर्निंग के रिज़ल्ट्स हैं या अचीवमेंट्स हैं वो उसके क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी बच्चे के रिज़ल्ट सिर्फ इस वजह से तब्दील हो रहे हों कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई किया, यानी हमने मल्टीमीडिया को यूज़ किया, तो अगर सिर्फ इस वजह से रिज़ल्ट बेहतर हो रहे हों तो ये हमारी वैलिडिटी कहलाए, इंटरनल वैलिडिटी होगी। अगर इसमें कोई और फैक्टर शामिल हो जाए, बच्चे ने ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दी, बच्चे ने ऑनलाइन सोर्सेज से हेल्प लेना शुरू कर दी, बच्चे को किसी और टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको उसके स्टूडेंट्स ने, अपने क्लासमेट्स ने उसकी हेल्प करना शुरू कर दी, अब ये और फैक्टर्स आ जाते हैं। उस स्पेसिफिक पीरियड में अगर आ जाएंगे तो वो इंटरनल वैलिडिटी नहीं रहेगी। जी, आप क्लियर? सर थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही थी सर लास्ट इंटरव्यू में मुझसे यही क्वेश्चन किया गया था कि अपने थीसिस के हवाले से इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को बताएं। तो उसमें मेरा यही था पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, उसमें था एलिमेंट्री लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स का।
तो सर आज मुझे वैसे जाके क्लियर हुआ, उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि ये मुझसे पूछना क्या चाह रहे हैं। अब मैं जो समझ आ रही है वो यही है कि यानी जो मेरा टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से जो क्लास में चेंज आया कि टीचर ने जब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया तो क्या पॉजिटिव चेंज आया, वो जो चेंज आया वो मेरी इंटरनल वैलिडिटी होगी। और अगर मैं एलिमेंट्री की जगह उसे प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे भी एप्लीकेबल कर सकती हूँ, यानी उन पॉजिटिव इंटरेक्शन से चेंजेस जो आती हैं वो मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर लेवल पे इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये मेरी एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी। जी सर, थैंक यू, आज मुझे बहुत क्लियर हुआ। जी, किसी और को कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, वहाँ पे जैसे ये बता रही हैं फाकरा, तो ये आप कॉन्सेप्ट लें, रटा ना लगाएं इनकी डेफिनेशंस को। इस तरह जो एमफिल हैं उनसे तो इसी तरह के सवाल होंगे एप्लीकेशन लेवल पे। हाँ जी, थोड़ा सा नहीं, काफी सारा सर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। जी जी, ज्यादा सारा ऐड करें। जी फरमाइए सर। जैसे भी इन्होंने ये बात की है कि इनसे ये दोबारा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ना कहें कि रिजल्ट्स जो हैं वो प्राइमरी पे और हायर पे हों, बल्कि ये कहें कि मेरे सैंपल के जो मेरे जो रिजल्ट्स आए हैं वो सिमिलर इसी तरह के सिचुएशंस के और जो स्कूल्स हैं उनके अंदर अगर इसी लेवल पे, ये नहीं कि प्राइमरी या हायर, अगर हम प्राइमरी या हायर करते हैं तो हमारी तो वो उनकी करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो इन्होंने मिडिल लेवल पे किया है, तो ये मिडिल लेवल के ही और स्कूल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फैक्टर अफेक्टिंग वैलिडिटी, मैंने पंजाब में मैंने मुल्तान स्पेशली वो किया था, मुल्तान के जो स्कूल गवर्नमेंट और प्राइवेट मैंने लिए थे, तो इसमें मैं फिर लिमिटेशन तो मैंने डिलिमिटेशन पहले ही कर दी थी। तो अब मैं उन्हें ये कहूँगी कि इसके अलावा जो मैंने स्कूल लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 900 स्कूल लिए हैं, तो इसके अलावा जो स्कूल हैं उन पे भी अगर मैं करूँगी तो फिर यही रिजल्ट डिस्कस कर लीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग वैलिडिटी, अब फैक्टर जो है वो कौन कौन से इस पे अवामिल असरअंदाज होते हैं? पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम, हमारा टेस्ट आइटम जो है वो अच्छे नहीं बने हुए, शॉर्ट टेस्ट है, टेस्ट हमारा शॉर्ट है, पूरे कंटेंट को कवर ही नहीं कर रहा। इस तरह हमारे जो टेस्ट के आइटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट इम्प्रॉपर है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। और इसके साथ साथ यूज़ ऑफ डिफ़िकल्ट टर्म्स, उस टेस्ट के अंदर हमने कुछ ऐसी अनफेमिलियर टर्म्स यूज़ किए हैं जो बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट है उनको समझना। अनक्लियर डायरेक्शन ऑफ टेस्ट, टेस्ट में हम प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं दे रहे कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। ये वो फैक्टर हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं। अब ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी रिसर्च में होती है, इसके कुछ थ्रेट्स होती हैं, ठीक है। अब थ्रेट्स इसमें सबसे पहले हिस्ट्री है, मैच्योरेशन है, प्री टेस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिलेक्शन, बायसनेस, मोर्टेलिटी। जी सर, ये जो इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टेस्ट आइटम है, ये क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव के मुताबिक नहीं करेंगे, आगे पीछे कर देंगे अरेंजमेंट? मतलब ये है कि टेस्ट आइटम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपका असेंडिंग आर्डर में होना चाहिए, यानी ये ना हो कि आपने सारे सवाल मुश्किल दे दिए, सारे सवाल आसान दे दिए, सारे सवाल मीडियम लेवल के दे दिए। तो आपके टेस्ट की जो प्रॉपर कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या नॉर्मल रखें आपको मिक्स करके। इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो ये तो वाला। जी सॉरी, रिपीट करें। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या सीक्वेंसिंग भी तो आ सकती है ना इसमें? हाँ जी, सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस देना टेस्ट को। जैसे मतलब कि 2-4 सवाल आपने जो है वो उसके पूछ लिए, उसके सब्जेक्टिव पूछे, फिर आप ऑब्जेक्टिव पे आ गए या शॉर्ट क्वेश्चन पे आ गए, फिर सब्जेक्टिव पे आ गए। इस तरह का नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक पैटर्न प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, इंटरनल वैलिडिटी की हम बात कर रहे थे कि इंटरनल ये पूछी जाती हैं चीज़ें, फैक्टर इतने नहीं पूछे जाते। इंटरनल वैलिडिटी जी में पूछे जा सकते हैं लेकिन पूछे नहीं गए पहले। थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी में हिस्ट्री, मैच्योरेशन आता है। अब हिस्ट्री और मैच्योरेशन से क्या मुराद है? अब हमने जैसे बात की है ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इंटरनल वैलिडिटी में, ठीक है। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल बच्चे के लर्निंग या रिजल्ट्स के ऊपर उसके क्या असरात हैं, उसी एग्जांपल को अपने माइंड में रखें। अब हिस्ट्री में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट से मसलन किसी बच्चे की जो है वो कोई फैमिली में डेथ हो जाती है, ठीक है। अब बच्चा वो कुछ दिन स्कूल नहीं आता, हो सकता है कि उसके रिज़ल्ट इसकी वजह से डिस्टर्ब हुए हों, हो सकता है कि उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में बच्चे ने मल्टीमीडिया को देख के जो है वो ख़ुद से कुछ चीज़ें सर्च करना शुरू कर दी हों। अकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये इस तरह के अगर हालात पैदा हो जाएं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे फैमिली में कोई इशू हो गया, तो इस वजह से अब बच्चे के रिजल्ट्स अगर मुतासर होते हैं, वो क्या कहलाएगा? हिस्ट्री थ्रेट कहलाएगा। इसके बाद है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कहते हैं फिजिकल या मेंटल फैक्टर।
फिजिकल या मेंटल फैक्टर से क्या मुराद है कि जब एक चीज़ बार बार जो है वो रिपीटेडली बच्चों को प्रेजेंट की जा रही है तो बच्चा उससे बोर हो सकता है, ठीक है। बच्चा उससे बोर होने की वजह से भी उसके रिजल्ट्स मुतासर हो सकते हैं। बच्चा थक जाता है फ़र्ज़ करें बार बार एक चीज़ को जो है वो प्रैक्टिस में देख के, तो ये भी हो सकता है, मुमकिन है। तो ये जो है वो मैचुरेशन थ्रेट होगा। उसके बाद है प्री टेस्ट। प्री टेस्ट से मुराद ये है कि आपने बच्चे से एक टेस्ट लिया, यानी कि मल्टीमीडिया यूज़ करने से पहले आपने एक टेस्ट लिया और मल्टीमीडिया यूज़ करने के बाद आपने टेस्ट लिया। अब वो जो पहले वाला टेस्ट और बाद वाला टेस्ट थे वो तकरीबन सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं कि पहले ये जो हमने असेसमेंट इसकी की, अब इसकी ये कंडीशन है, ये चीज़ पढ़ने के बाद अब वही टेस्ट दोबारा जब लिया जाता है तो इसकी ये कंडीशन है। तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो है, अगर फ़र्ज़ करें प्री टेस्ट दिया जाता है तो बच्चा पहले से कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाता है कि मेरे फ़लाँ टेस्ट में ये चीज़ें पूछी गई हैं, तो बच्चे की इस फेमिलियरिटी की बेस पे उसके रिज़ल्ट भी बेहतर हो सकते हैं। तो ये भी एक थ्रेट होता है। उसके बाद है सिलेक्शन बाइसनेस। अब इसमें जो एग्जामिनर बच्चे सेलेक्ट कर रहा है टेस्ट लेने के लिए, क्लास का टीचर जो टेस्ट लेने के लिए बच्चे सेलेक्ट कर रहा है, वो ये ना करे कि क्लास में अच्छे बच्चों का टेस्ट ले ले और उनके रिजल्ट्स की बेस पे वो कहे कि मेरा एक्सपेरिमेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा है, सिर्फ लायक बच्चों का टेस्ट ले ले और कहे कि मल्टीमीडिया के तो बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, ये ना हो, बल्कि वो रैंडमली ले, अच्छे मीडियम लो लेवल के सारे बच्चों को मिक्स करके जो है वो सिलेक्ट करे, रैंडम सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी कहते हैं ड्रॉप आउट। अब कोई बच्चा, किसी की डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो बच्चा स्कूल छोड़ देता है। अगर एक बच्चा, दो बच्चे या कुछ बच्चे उस स्टडी में, ड्यूरिंग स्टडी या उस एक्सपेरिमेंट वो वहाँ से चले जाते हैं, तो ये भी रिज़ल्ट्स को मुतासर करेगा। इंटरनल वैलिडिटी के ये थ्रेट्स हैं। इस तरह एक्सटर्नल वैलिडिटी कुछ थ्रेट्स हैं, इसमें टेस्टिंग है, हाथ ऑन इफेक्ट है और बाइस सिलेक्शन है। टेस्टिंग से क्या मुराद है? टेस्टिंग से मुराद ये है कि हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो जैसे हमने बात की है पहले कि इंटरनल वैलिडिटी में, कि वो डायरेक्ट होते हैं, इफ़ेक्ट होता है किस चीज़ का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। कोई एग्जांपल मल्टीमीडिया का असर होगा बच्चे की अचीवमेंट के ऊपर। अब फ़र्ज़ करें अगर इसमें कोई और फैक्टर भी हो, वो शामिल हो, मसलन जैसे ट्यूशन हो गई बच्चे की ऑनलाइन, उसके अब्बू ने उसको उसी ड्यूरेशन में कंप्यूटर लेके दे दिया या टैबलेट लेके दे दिया। अब बच्चा टैबलेट पे या कंप्यूटर पे सर्च करना शुरू कर देता है, हो सकता है उस वजह से उसकी लर्निंग बेहतर हो गई हो। तो अब यानी ये जो रिज़ल्ट उसके आए हैं वो डायरेक्ट रिज़ल्ट नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अगर वो कुछ और रिज़ल्ट आते हैं तो जब ये टीचर उसको जनरलाइज़ करेगा दूसरी सिचुएशन में, तब ये वैलिड नहीं होंगे। उस सैम्पल के लिए तो ऑब्वियसली वो वैलिड नहीं रहे, लेकिन ये बाकी जगह पे जब उसको अप्लाई करेगा तब भी ये वैलिड नहीं होंगे। डिफरेंस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, इसमें कुछ और वेरिएबल भी शामिल हो गए जैसे मैंने बताया। उसके बाद है हाथ ऑन इफेक्ट। हाथ ऑन इफेक्ट ये कहता है कि जब हम किसी भी बच्चे का टेस्ट ले रहे होते हैं या वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है तो वो ज़्यादा पढ़ने लग जाता है, इसलिए कि उसे पता है कि मेरा तो टेस्ट होगा, मेरी तो रिज़ल्ट जो है वो देखा जाना है, ऑब्ज़र्व किया जाना है, रिकॉर्ड किया जाना है। तो जब कोई इस वजह से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करे कि वो तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो इसको कहते हैं हाथ ऑन इफेक्ट। मुझे तो देखा जा रहा है, इसलिए बच्चे को, छोटा बच्चा नमाज़ पढ़ रहा हो, आप उसको थोड़ा सा देखें तो वो अपनी नमाज को लंबा कर देता है। ये हाथ ऑन इफेक्ट ही होता है कि जब कोई अंडर ऑब्जर्वेशन हो और वो अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाना या करना या शो करना शुरू करे, तो ये हाथ ऑन इफेक्ट कहलाता है। उसके बाद है बाइस सिलेक्शन। बाइस सिलेक्शन ऊपर भी आई है कि टीचर की अपनी ईमा या मर्जी शामिल हो, वो अच्छे लोगों को सिलेक्ट करे, अच्छे बच्चों को, और कमज़ोर बच्चों को सिलेक्ट ना करे। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्कोर। आपने छठी क्लास में एक स्कूल में एक टेस्ट बनाया, वो टेस्ट लिया, उसके रिजल्ट अच्छे आ गए, आप खुश हो गए कि टेस्ट ठीक है जी। सर एक पॉइंट बता दें सर, इंस्ट्रूमेंटेशन ये बताते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं, ये स्किप हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं कि जिस टूल के ज़रिए आपने इंटरव्यू से टेस्ट उसकी वो कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चनियर से कर रहे हैं, टेस्ट से कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, उसके या चेकलिस्ट से कर रहे हैं, तो जिस टूल से आप बच्चे का डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका वो टूल ठीक है या नहीं है, इसको रिसर्च टूल कहा जाता है। इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, आपके टेस्ट हैं, स्केल्स हैं, तो जिस स्केल, टेस्ट या उससे इंटरव्यू से आप उसका जो डाटा उससे कलेक्ट कर रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट्स देने के लिए, क्या वो टूल भी आपका ठीक है या नहीं है, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं जी।
उसके बाद रिलायबिलिटी है, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्कोर, किसी चीज़ की जो कंसिस्टेंसी होती है किसी टेस्ट की कि उसके स्कोर सिमिलर आते हैं, यानी सेम टेस्ट है वो अगर अप्लाई होता है एक से ज़्यादा जगह पे, छठी क्लास में एक स्कूल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो वो अगर सेम स्कोर देता है तो वो उसकी कंसिस्टेंसी होती है, इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्कोर ऑफ अ टेस्ट। अच्छा, अब मेरा आपसे ये सवाल है एक कि क्या सारे रिलायबल टेस्ट वैलिड होंगे? जी सर आप लोग वैलिड जो है वो रिलायबल हो सकते हैं। सवाल मेरा ये है जो मैंने पूछा है वो बताएं, मैंने वो नहीं पूछा, मेरा सवाल ये है कि क्या हर रिलायबल टेस्ट वैलिड हो सकता है? सारे वैलिड सारे वैलिड टेस्ट रिलायबल होते हैं, सारे टेस्ट जो होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन सारे रिलायबल टेस्ट वैलिड नहीं होते। मुझे क्या पता चले किसने क्या बात की है। जी माइक अपना वो जी मारिया बताएं, जी मारिया पहले बताएं फिर अकीला बताएंगे। जी 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 फरमाइए। रिलायबिलिटी सबसे पहले अहम चीज है, उसके बाद देन वैलिडिटी है। तो जितने भी रिलायबल टेस्ट चले यहाँ पे रुके होते हैं, लेकिन सब यहाँ पे रुके आप। जी कोई करेक्शन कर दे कि रिलायबिलिटी पहला कंपोनेंट है टेस्ट असेसमेंट का। जी पहला होता है या दूसरा होता है? सर वैलिडिटी पहले होनी चाहिए। दूसरा वैलिडिटी पहले होता है। वैलिडिटी पहले नंबर पे होता है, अपनी करेक्शन कर लीजिएगा। रिलायबिलिटी दूसरे नंबर पे होता है। जी मारिया आगे बताएं। जी सर आगे क्या बताऊं सर, सवाल ही गलत हो गया मेरा। चलें जी अकीला हफीज जल्दी से आप बताइएगा। मैं बताऊं जिससे पूछा सर एक वैलिड है जो मेरा सवाल सवाल सुने दोबारा सवाल सुने। क्या सारे रिलायबल टेस्ट वैलिड होंगे? इसका जवाब दें सिर्फ। नो यस बिल्कुल सही जवाब है, सारे रिलायबल टेस्ट वैलिड नहीं होंगे। ये यस का है या नो का है? यस सर, के जितने भी जो टेस्ट हैं रिलायबल हैं, लेकिन अगर वो वैलिड ना हो तो ये किसी काम की चीज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि एक जो है वो गलत टेस्ट बार बार उसके रिजल्ट सेम आ सकते हैं। यस अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल है जो आप में से बताना चाहे, क्या सारे वैलिड टेस्ट रिलायबल हो सकते हैं? जी प्लीज। जी सारे वैलिड टेस्ट रिलायबल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सर सारे वैलिड टेस्ट जी सर होते हैं, नहीं हो सकते। जो वैलिड टेस्ट होता है लाजमी नहीं है कि हर वैलिड टेस्ट रिलायबल होगा। समझ लगी है मेरी बात की? सबसे पहले हम टेस्ट की वैलिडिटी मेजर करते हैं। अब अगर एक टेस्ट वैलिड है तो ऑब्वियसली वो रिलायबल हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर टेस्ट रिलायबल हो। अब जैसे देखिए ना, मैंने एक टेस्ट बनाया फ़र्ज़ करें, अब वो जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया है उस मकसद को तो वो फुलफिल कर रहा है, जिस मकसद के लिए मैंने टेस्ट बनाया है उस मकसद को तो वो फुलफिल कर रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा है। लेकिन लाजमी नहीं है कि वो हर जगह पे सिमिलर रिजल्ट्स दे। तो हर वैलिड टेस्ट लाजमी नहीं है कि रिलायबल हो, लेकिन चूँकि रिलायबिलिटी पहली कंडीशन है, अगर एक टेस्ट रिलायबल होगा तो ही वो वैलिड होगा, तभी जाके वो रिलायबल होगा। क्लियर हुई बात? कोई कन्फ्यूजन है? यानी हर वैलिड टेस्ट लाजमी नहीं है कि रिलायबल हो सकता है कि वो जिस मकसद के लिए बनाया गया हो, जिस सिचुएशन में वो अपने ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव कर रहा हो, लेकिन हर जगह पे वो सिमिलर रिजल्ट ना दे। जी मैं गलत बता रहा हूँ या कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ नहीं लगी आपकी तरफ से। जी बताइएगा। सर आप कंफ्यूज हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल। जी 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 सर आप ये कहना चाहते हैं कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर वैलिड टेस्ट रिलायबल नहीं हो सकता, लेकिन हर रिलायबल टेस्ट लाजमी वैलिड होगा, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं असल में ये मैंने कहा, मेरे ख्याल में ये है। ऐसा जी जी मैंने कहा आई थिंक ऐसे है, लेकिन होता इसके उल्टा है। मैं दोबारा जी जी अगर एक टेस्ट गलत बन जाता है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, एक टेस्ट मैं बनाता हूँ वो गलत बन जाता है, फ़र्ज़ करें, अब वो उसकी कंसिस्टेंसी तो उसमें आ सकती है, वो डिफरेंट सिचुएशन में स्कोर तो सेम दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूँ कह सकते हैं हम कि हर रिलायबल टेस्ट जो है वो
वैलिड होगा या नहीं होगा? जी सर नहीं होगा। नहीं होगा, आपने नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। टेस्ट हर वैलिड टेस्ट रिलायबल, हाँ रिलायबल होता जी, और हर रिलायबल टेस्ट चले जी। अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दोबारा इसको समझते हैं। मैंने एक टेस्ट बनाया, अब वो जो टेस्ट मैंने बनाया जिस मकसद के लिए, फ़र्ज़ करें मैंने बच्चे का नॉलेज लेवल चेक करने के लिए बनाया है, नॉलेज और कंप्रीहेंशन लेवल के लिए, अब वो टेस्ट बन गया, वो टेस्ट मेरा वैलिड है, ठीक है। अब ये मेरा जो वैलिड टेस्ट है, ये मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया, उसके रिज़ल्ट आए, दूसरे में अप्लाई किया, उसके रिज़ल्ट आए, तीसरे में अप्लाई किया, उसके रिज़ल्ट आए। अब टेस्ट तो वैलिड है, अगर तो उसके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी है तभी वो रिलायबल होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में क्या कर रहा है, सिमिलर रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है। तो एक वैलिड टेस्ट क्या हो सकता है, रिलायबल हो सकता है। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं कि क्या रिलायबल टेस्ट हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। अब फर्ज करें कि एक टेस्ट जो है वो गलत बना हुआ है, एक टेस्ट गलत बना हुआ है, जी मेरी आवाज़ आ रही है? इन शॉर्ट छोटी सी बात याद रखें, जो टेस्ट रिलायबल, जो टेस्ट वैलिड होता है वो रिलायबल ही होता है। जी यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। चलें जी, हम बात कर रहे थे, मेरा सिग्नल ड्रॉप हो गए थे, हमारी बहस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। शॉर्ट में याद करें आप लोग कि रिलायबल टेस्ट, कोई भी रिलायबल टेस्ट हमेशा वैलिड नहीं होगा, और जो वैलिड टेस्ट होगा वो रिलायबल होगा, ठीक है। कोई भी रिलायबल टेस्ट हमेशा जो है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया है कि एक टेस्ट जो है वो गलत बन गया, लेकिन उसके रिज़ल्ट तो सेम आ सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है। वो मतलब रिलायबल तो है, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो हमेशा वैलिड भी हो। और जो वैलिड टेस्ट होता है वो नॉर्मली क्या होता है, रिलायबल होता है। जी क्लियर हुआ? अब मैं रिपीट कर देता हूँ कि वैलिड टेस्ट नॉर्मली रिलायबल होता है, जनरली रिलायबल होता है, और ये लाजमी नहीं है कि हर जो रिलायबल टेस्ट है वो हमेशा वैलिड हो, ये लाजमी नहीं है। अच्छा जी, रिलायबिलिटी की हम बात कर रहे थे, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्कोर,
इसको हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट है। यानी टेस्ट रीटेस्ट से मुराद ये है कि एक टेस्ट आपने एक क्लास से लिया, वही सेम टेस्ट आप जो है कुछ टाइम के बाद उन्हीं बच्चों से दोबारा लेते हैं। तो इस तरह आप टेस्ट की वैलिडिटी जो चेक करेंगे तो इसको हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट। एक टेस्ट को दो मरतबा लेना, इसको हम कहेंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ये दो तरह की होती है, एक होती है इंटर रेटर, दूसरी होती है इंट्रा रेटर। अब इंटर और इंट्रा में वही डिफरेंस है जो हमने वहाँ पे इंटीग्रेशन में पढ़ा था। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, अमंग। सिमिलर टेस्ट जो है वो दिया जाता है डिफरेंट सिचुएशन को, डिफरेंट स्टूडेंट को सेम टाइम में। सेम टेस्ट डिफरेंट स्टूडेंट को। अपने माइक ऑफ कर दें प्लीज़। फरीहा अपना माइक ऑफ करें जी। सिमिलर टेस्ट जो है वो दिया जाएगा डिफरेंट स्टूडेंट को एक ही वक्त में, ठीक है। सिमिलर टेस्ट डिफरेंट स्टूडेंट को, क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप जो है एक टेस्ट आपने बनाया, वो आप डिफरेंट स्टूडेंट को एक क्लास में आप क्या करते हैं, आपके क्लास के जो हैं वो स्टूडेंट हैं, आप उनको कुछ स्टूडेंट को एक टेस्ट देते हैं, एक और क्लास है किसी और स्कूल की या उसी क्लास का कोई और सेक्शन है, उसको भी आप सेम टेस्ट दे रहे हैं। तो स्टूडेंट आपके डिफरेंट हैं। इंटर रेटर में सिमिलर टेस्ट डिफरेंट स्टूडेंट को सेम टाइम में दिया जाता है, जबकि इंट्रा रेटर में सेम टेस्ट सेम स्टूडेंट को डिफरेंट टाइम में, यानी एक टेस्ट आपने आज लिया, एक हफ्ते के बाद उन्हीं बच्चों से दोबारा आप टेस्ट लेंगे तो ये आपका इंट्रा रेटर कहलाएगा, ठीक है। छठी क्लास से आज आपने टेस्ट लिया, हफ्ते बाद वही टेस्ट दोबारा ले लिया, यानी सेम स्टूडेंट हैं, सेम टेस्ट है, लेकिन टाइम डिफरेंट है। जबकि इसके बरक्स इंटर रेटर में सेक्शन ए की छठी क्लास है, सेक्शन बी की छठी क्लास है, सॉरी ग्रेड 6 की का सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। अब स्टूडेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, 3 सेक्शंस के हैं, टेस्ट सेम है, टाइम सेम है। एक ही वक्त में आप डिफरेंट सेक्शन यानी डिफरेंट स्टूडेंट से सेम टेस्ट जब आप लेंगे, उसकी रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहलाएगा। उसके बाद इसकी दूसरी जो टाइप है वो है पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म में हम क्या करते हैं, दो जो टेस्ट हैं, एक टेस्ट है वो जब हम बनाते हैं तो उसके साथ साथ एक और टेस्ट बनाते हैं। अब उसमें क्वेश्चन सेम नहीं होते, क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। मसलन मिसाल में देता हूँ नॉलेज लेवल की कि पाकिस्तान कब बना, ठीक है, पाकिस्तान कब बना। और दूसरा सवाल हम किस चीज़ की मदद से देखते हैं। अब ये दो डिफरेंट सवाल हैं, लेकिन ये किसके हैं, हम पाकिस्तान कब बना ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है कॉग्निटिव डोमेन के, हम किस चीज़ की मदद से देखते हैं, ये कौन सा कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा लेवल है। अब सवाल का कॉन्स्ट्रक्ट सेम है, आइडिया सेम है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। यूज टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टू टेस्ट कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे फ्रॉम द सेम कंटेंट डोमेन। उसी डोमेन से बनाए जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो कंस्ट्रक्ट चेक किया जाता है वो सेम होता है। इसको यानी एक ही चैप्टर से या सब्जेक्ट से आप दो डिफरेंट लेकिन सिमिलर टेस्ट बनाते हैं, सिमिलर इन सेंस ऑफ कंस्ट्रक्ट, ठीक है। डोमेन जो एरियाज आपने मेजर करने हैं, मसलन नॉलेज लेवल का क्वेश्चन उधर भी आप देंगे, उधर भी आप देंगे, कंप्रिहेंशन लेवल का उधर भी देंगे, उधर भी देंगे, असेसमेंट की डेफिनेशन उधर भी आप पूछ रहे होंगे तो उसी एरिया से एक और डेफिनेशन या वो ये डेफिनेशन या मिलती जुलती उससे कोई और डेफिनेशन आप उसी डोमेन या एरिया से पूछ रहे होंगे। इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म, यानी इसमें टेस्ट सेम नहीं होता। उसके बाद है स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट के दो हिस्से कर देते हैं। स्प्लिट हाफ में हम एक टेस्ट के दो हिस्से कर देते हैं, यानी टेस्ट 100 नंबर का है तो 50-50 नंबर के, और ये डिफरेंट टेस्ट जो है हम डिफरेंट टाइम में कंडक्ट करवाते हैं और फिर उनकी रिलायबिलिटी मेजर करते हैं। टेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 हाफ, रिजल्ट ऑफ द बोथ हाफ्स आर को रिलेटेड एंड कंपेयर्ड। इसके लिए जो है ये टेक्निक यूज़ की जाती है, इनको स्किप कर दें आप। उसके बाद है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी में जो टेस्ट के आइटम्स होते हैं हम उनके अंदर देखते हैं कि क्या टेस्ट के आइटम्स में, यानी सवाल नंबर 1 है तो इसमें कंसिस्टेंसी है बच्चे की, पहले जो उसने टेस्ट दिया और बाद में जो टेस्ट दिया, क्या उसके पहले भी उसने ठीक किया अब भी ठीक किया, या पहले गलत किया तो अब भी ठीक किया, तो इसकी कंसिस्टेंसी है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। समझ लगी? यानी इसमें हम आइटम की कंसिस्टेंसी देखते हैं, यूज टू assess the consistency of result across the item within a test। यानी इसमें हम पूरे टेस्ट की बात नहीं कर रहे, हम हर आइटम की बात कर रहे हैं, ठीक है,
हर आइटम की हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। तो ये इसकी 4 जो है वो टाइप्स होती हैं। इसके भी फैक्टर हैं। अब रिलायबिलिटी कहते हैं कंसिस्टेंसी को, कि आपका टेस्ट की अगर लेंथ, पहले आपके टेस्ट 50 नंबर का था, अब दूसरा टेस्ट आप ले रहे हैं जो वो 25 नंबर का ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट मुतासर होंगे। नॉर्मली जितना आपके टेस्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, आपकी रिलायबिलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। स्प्रेड ऑफ द स्कोर, आपने पहले ऑब्जेक्टिव लिए, फिर आपने अब सब्जेक्टिव पे ज़्यादा, पहले ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के रखे, 50 सब्जेक्टिव के, अब आपने स्कोर उसके बढ़ा या कम दिया, या एक क्वेश्चन को आपने वेटेज कम या ज़्यादा कर दिया, तो ये भी आपके रिजल्ट को मुतासर करेगा। डिफ़िकल्ट टेस्ट, आप जो है टेस्ट पहले आपने ईजी बनाया, आप डिफ़िकल्ट बनाया, ये भी आपके रिज़ल्ट को मुतासर करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी, आपके टेस्ट क्या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कंटेंट के अकॉर्डिंग है, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो पहले वाला कर रहा था, अब वाला नहीं कर रहा, तो भी आपका जो टेस्ट है वो उस रिलायबिलिटी को मुतासर करेगा। एंड यूजेबिलिटी, टाइम के हवाले से, कॉस्ट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, अगर आपका टाइम में यानी टाइम बढ़ गया, उसकी फाइनेंस बढ़ गया है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो चेंज हुई है, तो इस पे भी टेस्ट के रिज़ल्ट पे इसका भी असर होगा। पहले जो सुपरवाइज़र था टेस्ट का, वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल था उसका, हर चीज़ उसने कंट्रोल में की हुई थी। अब वाला थोड़ा सा उसने रिलैक्स किया हुआ है, ये यूजेबिलिटी के अंदर आते हैं। आगे जाके अभी हम देखेंगे यूजेबिलिटी। उसके बाद है थ्रेट्स टू रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को थ्रेट्स होते हैं फटीग, एक चीज़ पहले की बार बार वही कर रहा है, बच्चा थक जाता है। हैबिचुएशन, बच्चा आदी होता है, एक सवाल पहले पढ़ा हुआ है, बाद में भी वही सवाल बच्चे के सामने आता है, या एक चीज़ बार बार प्रैक्टिस में आ रही है, तो बच्चा उसका आदी हो जाता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर, हम जो असेसमेंट के प्रोसीजर हैं, अगर हम उनको स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, तब हमारे जो रिलायबिलिटी है उसके रिज़ल्ट मुतासर होंगे। एंड प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट, हम जो उसकी स्कोरिंग कर रहे हैं या क्वान्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो भी हमारी प्रिसाइज होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो भी हमारे रिज़ल्ट मुतासर होंगे। उसके बाद ये अदर क्वालिटीज़ हैं टेस्ट की, ये हम देख लेते हैं। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी से मुराद है कि टेस्ट टाइम के हवाले से जो आप उसका टाइम रखें वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है। मसलन 1 घंटे में एक टेस्ट अगर हो सकता है, तो आप उसको 2 घंटे बच्चों को ना दें और बाउंड ना करें। उसके बाद है कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जो कॉस्ट आ रही है उसको भी देखा जाए। स्कोरेबिलिटी, क्या टेस्ट ईजी टू स्कोर है, ये यूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी से क्या मुराद है? ऑब्जेक्टिविटी से मुराद है कि टेस्ट किसी और फैक्टर से मुतासर नहीं हुआ, यानी उसमें एग्जामिनर की बायसनेस, चीटिंग, ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो ये टेस्ट की किसी भी वजह से मुतासर नहीं हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। उसके बाद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं अचीवमेंट ऑफ द करेक्ट प्रोपोर्शन अमंग क्वेश्चंस अलॉटेड टू ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग कंटेंट। ये पहले हम जिसको बैलेंस भी कहते हैं, बैलेंस टेस्ट, यानी हमारा जो टेस्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव और कंटेंट का अगर बैलेंस है तो ये टेस्ट हमारा इक्विलिब्रियम बेस्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन, हमारा टेस्ट लो और हाई अचीवर को जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो, या टेस्ट की वो क्वालिटी जो हम स्मॉल डिफरेंसेस इंडिविजुअल के दरमियान वो फाइंड आउट करें, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ठीक है जी, ये जो है वो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। जी, आज के टॉपिक के हवाले से किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? मुसलसल हमारे यहाँ बारिश हो रही है, नेटवर्क का इशू रहा है, उसके लिए माजरत। जी, क्वेश्चन सेशन इंशाल्लाह फिर कल होगा, चूँकि आज हमारा नेटवर्क डिस्टर्ब रहा है, अदरवाइज़ ये फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स में कवर हो जाना था, और जो टॉपिक हमारा था क्वेश्चन आंसर, उस पर हमारे ज़रूर होते। कल इंशाल्लाह असेसमेंट पे क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे फर्स्ट हाफ तक। इसकी जैसे 60 स्लाइड्स हैं, मैं बता देता हूँ कहाँ तक आपसे क्वेश्चन होंगे, बल्कि ये सारे ही आप कर लें, छोटा सा है, कल इस पे इंशाल्लाह ताला सारे क्वेश्चन इस पे एंड कर देंगे, कोई इतने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं होते, तो जो होंगे वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला असेसमेंट के चैप्टर में से। जी, आज के टॉपिक के हवाले से कहीं से कोई सवाल?